वेलकम डियर ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। और इस फिगर को ज़रा देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किया हुआ है पी वेक्टर से इस तरह से, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये पॉइंट जो है इस जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो देख रहे हैं। अब ये गौर करें, ये पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल प्लेन पर है ना ये एक्सिस पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डेरिवेशन करेंगे एक ऐसे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डाइपोल से। और जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर जाएंगे, और साथ में मैं इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और सबसे एंड में हम लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल से ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं जो कि ना तो इक्वेटोरियल प्लेन पर है पॉइंट और ना ही एक्सियल लाइन पर है। हियर इज अ पॉइंट, ये पॉइंट सी है, और इस पॉइंट की इस डायपोल सेंटर से दूरी है आर, और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल फॉर्म करता है थीटा। तो आर और थीटा को हम बोल देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और हम जो एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में हम फाइंड करेंगे, मींस आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आर काफ़ी दूर है, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। यहाँ सेपरेशन है डाइपोल के बीच में, वो है 2a, और a यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है। अब यहाँ अगर हम डाइपोल मूवमेंट को देखें तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हमने यहाँ पर दिखा दी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस डाइपोल मूवमेंट का जो वेक्टर है ये, इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, डाइपोल मूवमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ये p, इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स p cos थीटा एंड p sin थीटा। अब इसको करने से हमें क्या फायदा मिलेगा वो देखते हैं। जैसे ही हम इसको रिजॉल्व करते हैं, देखिए p कंपोनेंट जो p cos थीटा कंपोनेंट इस तरह से आएगा, वो हमने यहां पर इसको ऐसे शो किया है। तो ये p cos थीटा इधर की तरफ आएगा, और इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे p cos थीटा। अब ये p cos थीटा इधर की तरफ करने से क्या फायदा मिला, इसका एरो जो है ध्यान रखिएगा, एरो इस तरह से आएगा। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि ये डाइपोल हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये एक्सियल पोजीशन पर आ गया, और इसकी वजह से जो हमारा E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे एज्यूम करने की वजह से उसको हम मान लेते हैं E1 होगा, और वो फील्ड जो होगी उसको हम 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r³ लिखेंगे। देखिए हमने पढ़ा हुआ है, ई एक्सियल के लिए फॉर्मूला होता है, ई एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। अब यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ p की बजाय हमें क्या लिखना है, p cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे अब जो डाइपोल मूवमेंट है वो अब p नहीं रहा, अब p cos थीटा हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन देनी है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, जो p cos थीटा की डायरेक्शन होगी वो E1 की डायरेक्शन होगी, पर जो E की डायरेक्शन होगी ये E की डायरेक्शन हम इस तरह से यहाँ E1 की डायरेक्शन को लिख सकते हैं। अब इसको हम जो हमने p cos थीटा कंपोनेंट में किया, अब इसको p sin थीटा कंपोनेंट में करने से हमें क्या फायदा होता है, आइए वो देखते हैं। यहाँ जैसे इसका कंपोनेंट हमने किया p sin थीटा कंपोनेंट, तो वो इस तरह से आएगा। p का sin थीटा कंपोनेंट यहाँ हमने शो कर दिया, और p sin थीटा कंपोनेंट शो करते ही डाइपोल हम एज्यूम कर सकते हैं कुछ इस तरह से मूव कर गया होगा। और ये जो डाइपोल है, अब इसके लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब इसके लिए बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गया है, और इक्वेटोरियल पे हम इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, वो हो जाएगा kp/r³ होती है। लेकिन यहाँ पर हमें p की बजाय क्या लिखना है, यहाँ पर ये p sin थीटा यूज करना है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन भी हम अच्छी तरह जानते हैं, इक्वेटोरियल पर डायरेक्शन ऑलवेज p के अपोजिट होती है। तो यहाँ जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो इसके अपोजिट E2 की डायरेक्शन इस तरह से हमें दिखा देनी है। अब ये जो हमने डायरेक्शन निकाल ली और मैग्नीट्यूड निकाल ली है, इनको कंबाइन करके जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। इन टर्म्स ऑफ p cos थीटा कंपोनेंट जो डायरेक्शन आ रही थी E1 की वो ऐसे आ रही थी, और इन टर्म्स ऑफ p sin थीटा कंपोनेंट डायरेक्शन आ रही थी E2 इस तरह से आ रही है। और देखो अगर आप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो हम इन दोनों को कंबाइंड करके इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हमारा डाइपोल था,
और डाइपोल से ये पॉइंट था C यहाँ पर, तो P cos थीटा से हमारी डायरेक्शन आई E1 यहाँ, और यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर 90 की लाइन खींचनी है और इसके आगे ले जानी है ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी E2 की। ये किसकी वजह से आई है? E1 जो है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, while E2 is electric field due to P sin theta component, और यहाँ ये दोनों ही E1 and E2 are perpendicular to each other। अब जो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट आएगा नेट, वो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी हम अच्छी तरह जानते हैं, जो रिजल्टेंट होगा वो लगभग ऐसा इस जगह पर इसकी डायरेक्शन होगी। ये ई नेट हमें फाइंड करना है, दिस इज ई नेट। इस पॉइंट पर सी पर इन दोनों की वजह से ये ई नेट हमें फाइंड करना है, और ई नेट हम अच्छी तरह जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं तो हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और प्लस लगाना पड़ता है 2E1 E2 और दोनों के बीच में कॉस करते हुए और उनके बीच में एंगल जो कि यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 90। तो इन वैल्यूज को जरा हम पुटअप करते हैं। तो इस इक्वेशन में E1 और E2 की वैल्यू को प्लग इन करते हैं। E1 इज इक्वल टू KP cos थीटा ओवर R क्यूब, E2 इज इक्वल टू KP sin थीटा ओवर R क्यूब। जैसे ही यहाँ पर लगाते हैं तो वी गेट दिस, यहाँ पर ये टर्म cos 90 जीरो होने की वजह से दिस टर्म बिकम जीरो, इसको यहाँ हमने जीरो लिख दिया। और इस जगह पर हम देख रहे हैं KP R क्यूब विद स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं। दिस इज कॉमन, स्क्वायर अंडर रूट में हमने इसको इस तरह से लिख लिया। और अंदर क्या बचा? कॉमन लेने के बाद जो ई नेट हमारी जो आ रही है वो बचती है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। फर्दर हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये KP ओवर R क्यूब, हमने इस KP ओवर R क्यूब को स्क्वायर रूट से जैसे बाहर लिया तो इसके ऊपर का स्क्वायर था वो हट गया। आगे इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, 4 कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसको ब्रेक कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिला कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हमें 1 मिल गया, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो ई जो नेट आई सी पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, KP ओवर R क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा है ये थीटा इज द एंगल, ये एंगल है इस तरह से बिटवीन x एक्सिस एंड R। अगर बहुत बार आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में इस एंगल को यहां ना देकर इस y एक्सिस के साथ में दे देते हैं, तो उस समय हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी, जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियल कोऑर्डिनेट दैट इज R एंड x एक्सिस, और अगर ये थीटा हमें y एक्सिस के साथ में दिया गया है कुछ इस तरह से, ये थीटा जो है हमारा इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से इस एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉस स्क्वायर जो थीटा हमारा आ रहा था उसको चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में हमें लिख देना है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमें अच्छी तरह से बिल्कुल याद होनी चाहिए। और ये हमने जो एक्सप्रेशंस फाइंड किए हैं, ये जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी R और थीटा की रेस्पेक्ट में हमने इस इक्वेशन में हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया हुआ है। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये जो ई नेट है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है विद रेस्पेक्ट टू E1 और विद रेस्पेक्ट टू E2 भी हम इस डायरेक्शन को निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू E1। और एक बात और हम अच्छी तरह से जान लें कि जो E1 है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस R के अलोंग होती है, और R के अलोंग होने से हम इसको E1 को ER भी लिख देते हैं, और इसको हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं।
अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ई नेट है E1 या ER के साथ में एंगल फॉर्म करती है अल्फा, और यहाँ ये जो E2 है, ये E2 की जो डायरेक्शन है बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर है। और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये जो E2 है, हम E2 को ई थीटा भी लिख देते हैं, और ई थीटा को कहा जाता है, दिस इज नोन एज एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डायरेक्शन को निकालने के लिए जरा इस डायग्राम को अगेन यहां पर रिड्रॉ करते हैं। सो दिस वन इज E1, यहां ये E1 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज E1, और इस जगह पर ये आता है ई नेट, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है इस तरह से, दिस इज ई नेट, और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये एंगल हमने माना हुआ है यहाँ पर अल्फा। दिस वन इज E1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ER, E1 और ER। और यहाँ इसके ठीक 90 पर हमें कौन मिल रहा था, इसके ठीक 90 पर हमें मिलता था ई थीटा, दिस वन इज ई थीटा। और अब इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए इस ई थीटा को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, हेयर, दिस वन इज ई थीटा। तो यहाँ ये जैसे ही ई थीटा हमने ड्रॉ किया विद वेक्टर, ये एंगल जो हमें मिलता है 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना था 90। अब जरा इसमें इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ABC, इस ट्रायंगल में तो देखिए इन ट्रायंगल ABC जो tan अल्फा हमारा निकल के आएगा ई थीटा डिवाइडेड बाई ER करेंगे, मैग्नीट्यूड में लेंगे इनको, और इनकी वैल्यूज जो हमने पहले निकाली थी, ER जो हमारा E1 था वो 2 kp cos थीटा ओवर r क्यूब था, और ई थीटा हमारा kp sin थीटा ओवर r क्यूब था। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ ये आएगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 kp cos थीटा, 2 kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब से। तो यहाँ जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, kp r क्यूब और sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये हमारा हो जाता है tan थीटा, और ये 1/2। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसमें ये ध्यान रखिएगा यहाँ अल्फा जो है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that is ER due to dipole। और इस एक्सप्रेशन में थीटा हम पहले लेके चल रहे हैं, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड X एक्सिस है, ये हमें बार बार अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ हमने ई नेट की डायरेक्शन निकाली थी विद रेस्पेक्ट टू E1, अब हम निकालते हैं ई नेट की डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू E2। तो उसके लिए दोबारा हम इस एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले E2 को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, दिस इज E2 या फिर ई थीटा, और ये जो ई नेट, हियर इट इज, दिस इज ई नेट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है जो इसको डायरेक्शन को डिफाइन करने वाला है, वो एंगल हम मान लेते हैं अब की बार, दिस इज बीटा। सो दिस इज ई थीटा और दिस वन इज ई नेट, और यहां जो कंपोनेंट आ रहा था, यहां ध्यान रखिए, दिस कंपोनेंट इज E1, इसको हम E1 बोल रहे थे, और इसको पैरेलल इस जगह पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे ये ट्राइंगल यहाँ पर हमारा फॉर्म होने वाला है,
दिस इज अ ट्राइंगल, और ये हो जाएगा ER या E1। अब अगर इस ट्राइंगल में ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में 90 है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो यहाँ हम अगेन tan बीटा को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा जो हमारा यहाँ पर आएगा दैट इज ER डिवाइडेड बाई E थीटा, और ER और E थीटा की वैल्यूज को यहाँ पुटअप करते हैं। ये वैल्यूज यहाँ पर जैसे ही हम पुटअप करते हैं तो tan बीटा जो हमारा आता है दैट कम्स आउट टू बी ये all these things will cancel out, kp r क्यूब ऊपर cos थीटा sin थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/tan थीटा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हमने निकाली हुई हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें याद रखना है। जो हमने लेटस जो पढ़ा हुआ है उसको समराइज कर लेते हैं कि जो सबसे पहले हमने जो ई नेट निकाली है ड्यू टू डाइपोल एट पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा पर, वो निकाली है ई नेट KP r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 व्हेन थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। दूसरे केस में हमने देखा था जो ई नेट हमने निकाली है वो जो निकाली है KP ओवर r क्यूब, और ये जो इसको 3 cos स्क्वायर थीटा को हमें क्या कर देना है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर देना है अगर थीटा इज एंगल विद वाई एक्सिस हो तो। तीसरा जो हमने निकाला है, हमने डायरेक्शन निकाली है। तो डायरेक्शन निकाली हमने, इसमें हम पहले निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ ई नेट जो हमने निकाली है विद ER या फिर E1 जो निकाली थी उसको हमने एंगल को दिया था अल्फा नाम, और ये tan अल्फा जो हमारे पास में एक्सप्रेशन निकल के आई थी वो आई थी tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। और जो फोर्थ जो हमने इसमें निकाला है डायरेक्शन अगेन निकाली है हमने ऑफ ई नेट, वो निकाली है विद रेस्पेक्ट टू एंगुलर कंपोनेंट ई थीटा या फिर E2 जिसको हम नाम देते आ रहे थे। और ये जो एंगल हमने डिफाइन किया था ये एंगल था बीटा, और रिलेशन हमें जो मिल रहा था थीटा और अल्फा का और थीटा और बीटा का, वो जो रिलेशन था इसको जस्ट हमने इसको रिवर्स करके लिख देना है, ये हमें रिलेशन मिल रहा था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि ये यहाँ पर अगर हमने डाइपोल लिया हुआ है, दिस इज अवर डाइपोल, और डाइपोल को ऑलवेज ध्यान रखिए हम एक वेक्टर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसमें से ये जो एरो है ये सिर्फ एरो लगाते हैं, या माइनस क्यू और क्यू लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये डायरेक्शन इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस एनी डाइपोल। तो ये जो डाइपोल हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस डाइपोल से एक पॉइंट जो हमने लिया था, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट को ले लेते हैं, इसके यहाँ से ये और ये थीटा एंगल पर आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर निकाली थी लगभग ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है ई नेट, जो कि हम जानते हैं कंपोनेंट होती है ई रेडियल का और ई थीटा का, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसके 90 डिग्री पर होता है दिस वे। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाली थी इस ई नेट की, दिस इज ई नेट, और ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास में आई थी अगर थीटा यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस के साथ में या फिर पी के साथ में एंगल फॉर्म हो रहा है इसका, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आई थी वो आती है KP ओवर आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो देखिए ये पॉइंट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पर ये जो पॉइंट है इसके एक्सियल होने वाला है कुछ इस तरीके से। तो ये डाइपोल इस तरह से है, ये डाइपोल P, और ये यहाँ से ये पॉइंट R दूरी पर निकल के आ रहा है इस जगह पर, और हम पहले ही इसको कैलकुलेट कर चुके हैं
तो यहाँ से देखते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें ई एक्सेल की जो इक्वेशन है ई इज इक्वल्स टू 2kp ओवर आर क्यूब वो मिलती है यानी। तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो ई नेट जो हमारे पास में आता है वो आता है kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ ये हो जाता है 3 + 1 दैट इज √2 दैट इज √4। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आती है 2kp ओवर आर क्यूब। तो हम यहाँ से भी इस एक्सप्रेशन में भी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके ई एक्सियल निकाल सकते हैं। दिस इज ये पॉइंट जो है एक्सियल बन जाता है। सो व्हाट हैपेंस अगर हम इसको थीटा इज इक्वल टू 90 कर लेते हैं, तो जैसे ही 90 करते हैं तो ये इस तरह से पॉइंट आता है। इक्वेटोरियल की एक्सप्रेशन हमारी बनती है या नहीं बनती, लेट अस सी। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करते हैं, तो ई जो हमारे पास में आता है kp ओवर आर क्यूब, और यहाँ 90 पुट करते हैं तो ये टर्म होती है 0, √1 दैट इज़ 1। तो ये पॉइंट जो हमारा इक्वेटोरियल हो जाता है और इसकी एक्सप्रेशन भी वही आ रही है, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 90 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा जो है 90 फॉर्म हो रहा है, और ये पॉइंट देखिए, अब ये पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में पी के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है इक्वेटोरियल बन गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस एरो से रिप्रेजेंट करते हुए एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। एट द ओरिजिन ओ के पर हमने इसको रख दिया है, दिस इज दिस वे। और अब यहाँ पे बोला गया कि एक पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज इस जगह पर ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। और ये जो OP अब जो बनता है ये एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस साथ में π/3, ये एंगल है π/3। अब हमसे पूछा गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपको पता है अच्छी तरह से कि ये दो कंपोनेंट होते हैं इस जगह पर, जिसको हम लिखते हैं, एक को ER लिख देते हैं, और इधर इसके जस्ट 90 पर हम इसको लिख देते थे Eθ। इन दोनों के लगभग बीच में हम इसको ई नेट को दिखाते हैं इस तरह से, ये ई नेट दिखाई हुई है। तो यहाँ जो ई है इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर जो ई नेट है, वो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस तो यहाँ है, तो इसके अलोंग यहाँ लाइन अगर ड्रॉ कर दें, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर ऐसे पैरेलल लाइन दिखा दें, तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये एंगल की बोल रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्शन द वैल्यू ऑफ थीटा जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम गौर से देखें तो देखिए ये एंगल अगर π/3 है तो दिस इज ऑल्सो π/3, तो यहाँ पे ये भी π/3 हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो हमने ये एंगल जो ई नेट ER के संग बनता है उसको हम लिखते हैं अल्फा, और अल्फा की एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ये जो एंगल होता है यहाँ पर थीटा, उसके साथ में जो होती है इट इज़ गिवन बाई tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ ये एंगल अल्फा होता है और ये थीटा होता है इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/3। इस वैल्यू को पुट करते हैं, और जैसे ही इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास में आप π/3 डिवाइडेड बाई 2, और π/3 को हम लिख सकते हैं √3, और यहाँ 2 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो अल्फा आया हमारे पास में वो आया tan इनवर्स √3/2। अब अगर हमसे पूछा गया है, जो ऑप्शन को अगर हम वॉच करते हैं तो ऑप्शन में हमसे ये एंगल जो पूछा गया है ये, इसको भी थीटा ही लिख रहे हैं। तो अगर हम जो थीटा है इट इज सम ऑफ अल्फा प्लस ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना है π/3। तो इसका मतलब जो थीटा हमसे पूछा गया है वो अल्फा मीन्स tan इनवर्स √3/2 प्लस π/3 is going to be our required answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 200। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं 200। अगर इसको हम ओरिजिन मानते हैं, दिस इज़ ओ, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट होगा। सपोज दिस इज़ 200, एक्स एक्सिस पर हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमसे बोला गया है कि ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ ए डाइपोल मोमेंट P, तो यहाँ जो P वेक्टर दिया हुआ है, ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर दिया हुआ है, ये I और J कैप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो √3J कैप। और अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को देखते हैं तो ये जो है I में भी है, J में भी है। I मीन्स ये X में, J मीन्स ये Y में है। तो ये लगभग अगर हम इसको Y माने, दिस वन इज़ Y, तो ये तो हो गई डायरेक्शन I कैप और ये डायरेक्शन हो जाती है J कैप। तो इसका मतलब ये लगभग यहाँ पर दिस इज प्लेस्ड लाइक दिस, हम यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं दिस वे, दिस इज P। और इसका P का अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में लेते हैं इसको, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3, तो दैट कम्स आउट टू बी 2। तो P का जो मैग्नीट्यूड तो आता है हमारे पास में 2। अब हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है लगभग अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ जो पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ये जो E जो निकल के आता है, E नेट, वो हमने निकाला हुआ था ये, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ E नेट जो आती है KP/R³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस इक्वेशन का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, E जो नेट आएगी दैट इज KP डिवाइडेड बाई R³ रूट, अब इस एक्सप्रेशन में पास में K मौजूद है, P हमारे पास में है, R हमारे पास में है। R यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दूरी जो कि हमें निकालनी है एट 200, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास में नहीं है। तो थीटा निकालने के लिए ज़रा इस ट्रायंगल को हम एनलार्ज कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसको एनलार्ज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ इसको अगर हम फॉर्म करें इस ट्रायंगल को इस तरीके से, तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये हमारे पास में थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट है ये हमारे पास में क्या है, P वेक्टर है। ध्यान रखिए ये P वेक्टर हमने डिनोट किया हुआ है और ये I प्लस √3J। तो अगर हम इसको X और Y कोऑर्डिनेट में देखें तो ये जो दूरी आएगी इसका कोफिशिएंट होगा 1, वो तो इतना हो जाएगा ये 1, और इसका जो कोफिशिएंट होगा ये √3 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली दूरी हो जाएगी √3। तो यहाँ अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो और tan थीटा कम्स आउट टू बी √3। तो यहाँ से थीटा जो निकल के आता है वो आता है tan इनवर्स √3, और ये tan इनवर्स √3 इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू जो आता है हमारे पास में 60 डिग्री आता है। इन वैल्यूज़ को हम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ जैसे ही हमने इसको लगाया वी गेट दिस, यहाँ r इज इक्वल्स टू 2 पुट करके क्यूब का 8 हो गया। तो यहाँ फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2k/8 और cos 60 को 1/2 लिखते हैं, तो ये आता है 3/4 प्लस 1, और इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा √7, और ये जो 4 है इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये नीचे आएगा 2, दिस विल कैंसिल आउट। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा k√7 डिवाइडेड बाई 8। सो दिस वन इज गोइंग टू आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक जो डाइपोल है, ये इस तरह से डाइपोल हम शो कर देते हैं। यहाँ से एक पॉइंट है कोई
इससे इस तरह से एक पॉइंट थीटा एंगल पर आर दूरी पर ये एक पॉइंट है दिया हुआ है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यहाँ ई आर होती है जो हमने पहले निकाला हुआ था, और एक इस जगह पर ई थीटा होती है। इन दोनों का बीच में लगभग नेट आती है। तो यहाँ जो नेट हमें लेनी है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर लेनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। दिस इज ई नेट। तो ये ई नेट जो है इस पी के साथ में एंगल कितना फॉर्म कर रही है, इस पी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री। और हम इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो ई नेट है रेडियल कंपोनेंट के साथ में ये जो एंगल बनाता है अल्फा बनाता है, और ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। और क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि ये इसके साथ में 90 बना रहा है, तो इसका मतलब 90 जो हो जाएगा 90 डिग्री अल्फा प्लस थीटा होगा। तो यहाँ से हम थीटा जो निकालेंगे, लेट थीटा जो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 10 90 माइनस अल्फा, और 10 थीटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा कॉट अल्फा। तो ये क्वेश्चन को हम डाल लेते हैं 1। अब फर्दर हमें इस क्वेश्चन में अगर हम अल्फा का रिलेशन देखें इस थीटा के साथ में, तो हमारे पास में ये रिलेशन आता है 10 अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमने रिलेशन को ड्राइव किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कॉट मिल रहा है हमको, यहाँ पर 10 मिल रहा है, तो क्यों ना इसको कॉट बना लिया जाए। तो कॉट बनाने के लिए इसको क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 10 थीटा हो जाएगा, और ये जो कॉट अल्फा को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे 10 थीटा से। तो कॉट अल्फा की बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 थीटा। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 10 थीटा, और ये 10 थीटा का यहाँ क्रॉस कराते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। इट इम्प्लाइज जो 10 थीटा हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा √2, और यहाँ से जो रिक्वायर्ड जो हमारा ऑप्शन को अगर देखते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स √2 इज गोइंग टू बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइम। और यहाँ पर अगर आप देखें, आप जो इलेक्ट्रिक डायपोल हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पर जो y दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, लेकिन यहाँ पर ये जो I और J लिख रहे हैं इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज विद डायरेक्शन आपको बतानी है। कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में जो दिया गया एक ड्रॉप है वो नज़र आ रहा है आपको, नीदर फॉल्स नॉर राइजेज। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में ड्रॉप है। तो ये इक्विलिब्रियम में दो फोर्सेस को बैलेंस करिए। अब कौन कौन सी दो फोर्सेस होंगी इसके ऊपर आप विचार करिए। आपसे पूछा गया चार्ज जो है इसके ऊपर कितना होने वाला है, मास दिया हुआ है इसका। तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ 50 माइक्रोकूलम का, ये XY प्लेन पर लोकेटेड है। यहाँ जो है पोजीशन वेक्टर इसकी दी हुई है इस पॉइंट की, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई है इस जगह पर कितनी होने वाली है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन दोनों में आप इनका डिफरेंस ले सकते हैं, और इसका डिफरेंस लेके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके मुझे बताइए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इट्स कपिल शर्मा टेकिंग बाय फॉर नाउ।